नमस्कार। आज की इस खास प्रस्तुति में हम भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को जरा गहराई से समझेंगे। इसके इतिहास से लेकर इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक हर उस पहलू पर बात करेंगे जो जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना के मोटो की। नभः स्पृशं दीप्तम। इसका मतलब है शान के साथ आकाश को छूना। आपको पता है, ये शक्तिशाली शब्द भगवत गीता से लिए गए हैं और ये इस फोर्स की आत्मा को, इसके जज्बे को पूरी तरह से बयान करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एयरफोर्स का जन्म कैसे हुआ, फिर इसके मिशन और इसकी मुख्य जिम्मेदारियों को समझेंगे। इसके बाद हम इसकी कमांड और स्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे, साथ ही इसके रैंक्स और ब्रांचेस को भी देखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे इसके मॉडर्न एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। एक सहायक फोर्स के तौर पर शुरू हुई ये यात्रा आज एक राष्ट्रीय शक्ति कैसे बन गई, आइए इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1932 में, जब इसे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की एक सहायक इकाई के तौर पर स्थापित किया गया था। सिर्फ एक साल बाद यानी 1933 में इसका पहला स्क्वाड्रन तैयार हुआ, जिसमें 5 बहादुर भारतीय पायलट थे। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें इसके शानदार प्रदर्शन के लिए 1945 में इसे रॉयल का खिताब मिला। और आखिरकार 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बना तो इसे इसका आज का नाम मिला, इंडियन एयरफोर्स। तो सवाल ये उठता है कि इंडियन एयरफोर्स का असल काम क्या है। चलिए अब इसके मुख्य मिशन और उन जिम्मेदारियों को समझते हैं जो ये हमारे देश के लिए निभाती है। देखिए, एयरफोर्स के काम को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका पहला यानी प्राइमरी काम है देश के एयर स्पेस को किसी भी बाहरी खतरे से बचाना, और ये काम ये आर्मी और नेवी के साथ मिलकर करती है। लेकिन इसका एक दूसरा यानी सेकेंडरी काम भी है जो उतना ही जरूरी है, और वो है प्राकृतिक आपदाओं के समय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करना। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रोल का फर्क है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खास तौर पर याद रखने वाली बात है। और इन 2 मुख्य कामों के अलावा भी एयरफोर्स के कई और भी अहम रोल हैं, जैसे युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों को एयर सपोर्ट देना, जरूरी सामान और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, आपदा में फंसे लोगों को बचाना, और यहाँ तक कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भी ये निभाती है। चलिए अब बात करते हैं इस विशाल संगठन के स्ट्रक्चर की, इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। आइए इसके पूरे हायरार्किकल फ्रेमवर्क को यानी इसकी बनावट को ऊपर से नीचे तक समझते हैं। इंडियन एयरफोर्स के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊंचा लेवल होता है कमांड। हर कमांड को एक एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हेड करते हैं, जिनकी रैंक एयर मार्शल की होती है। आप कह सकते हैं कि यही पूरे स्ट्रक्चर की नींव है। अब ये जानना काफी दिलचस्प है कि एयरफोर्स में कुल कितनी कमांड्स हैं। तो कुल मिलाकर 7 कमांड्स हैं। इन्हें भी 2 तरह से बांटा गया है। 5 है ऑपरेशनल कमांड्स जो सीधे मिलिट्री ऑपरेशंस को संभालती हैं, और 2 है फंक्शनल कमांड्स। अब ये जो 5 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, ये पूरे देश में स्ट्रेटेजिकली फैली हुई हैं। सेंट्रल एयर कमांड है इलाहाबाद में, जो मध्य भारत को कवर करती है। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग में है, जो पूर्वी हिस्से पर नजर रखती है। सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम में, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर में, और सबसे अहम वेस्टर्न एयर कमांड नई दिल्ली में स्थित है। ऑपरेशनल कमांड्स के अलावा 2 फंक्शनल कमांड्स भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत जरूरी काम करती है। एक है ट्रेनिंग कमांड जो बेंगलोर में है, यहीं पर हमारे एयर वॉरियर्स को तैयार किया जाता है। और दूसरी है मेंटेनेंस कमांड जो नागपुर में है, और इसका काम ये पक्का करना है कि हमारा हर एयरक्राफ्ट हमेशा मिशन के लिए तैयार रहे। अच्छा, कमांड्स के नीचे का स्ट्रक्चर कैसा है? तो देखिए, कमांड के नीचे आते हैं विंग्स, जिन्हें एक ग्रुप कैप्टन कमांड करते हैं। हर विंग में 2 से 3 स्क्वाड्रन होते हैं। ये स्क्वाड्रन ही एयरफोर्स की मेन फील्ड यूनिट्स हैं, जिनमें करीब 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, और इन्हें एक विंग कमांडर लीड करते हैं। स्क्वाड्रन को फिर छोटी फ्लाइट्स में बांटा जाता है, और सबसे छोटी यूनिट होती है सेक्शन, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट होते हैं, और इसे एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट लीड करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन इस स्ट्रक्चर को चलाते कौन है? लोग। तो चलिए अब फोकस करते हैं एयरफोर्स के लोगों पर, यानी इसके अलग अलग ब्रांचेस और रैंक्स पर। एयरफोर्स में काम करने वाले लोगों को मोटे तौर पर 3 मेन ब्रांचेस में बांटा जा सकता है। पहली है फ्लाइंग ब्रांच, जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें हमारे पायलट्स आते हैं। दूसरी है टेक्निकल ब्रांच, जिसमें वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारे सभी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट का रख रखाव करते हैं। और तीसरी है
ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ये वो रीढ़ की हड्डी है जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर लॉजिस्टिक्स तक सब कुछ संभालती है ताकि फोर्स बिना रोके काम कर सके। वैसे एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्हें एयरफोर्स में एक मानद यानी ऑनररी रैंक दी गई? वो थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। उन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी ग्रुप कैप्टन बनाया गया था। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो इंडियन एयरफोर्स को आज की तारीख में एक असली मॉडर्न पावर बनाता है, और वो है इसके एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी। आज की इंडियन एयरफोर्स एक हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित फोर्स है। इसकी पहुंच अब महासागरों के पार तक है, मतलब ये दुनिया में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमने हाल ही में देखा जब इराक और यमन जैसे देशों से भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। अगर हम सिर्फ इसके हेलीकॉप्टर फ्लीट को ही देखें तो इसकी ग्रोथ कमाल की है। सोचिए 1960 के दशक में जहां सिर्फ कुछ गिने चुने हेलीकॉप्टर थे, वहीं आज इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये आज इसकी ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस बड़े से फ्लीट में हर हेलीकॉप्टर का अपना एक खास रोल है। जैसे जो MI-26 है वो एक हेवी लिफ्ट जायंट है, भारी सामान उठाने के काम आता है। MI-17 सीरीज को मीडियम लिफ्ट और कमांडो ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे और फुर्तीले चेतक और चीता को रेस्क्यू और ट्रांसपोर्ट के लिए। और हाँ, हमारा अपना स्वदेशी ध्रुव जो एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, वो भी अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न डिफेंस के एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से की, इंटीग्रेटेड स्पेस सेल। ये एक तरह का जॉइंट कमांड है जिसे हमारी तीनों सेनाएं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो मिलकर चलाते हैं। इसका सीधा सा मकसद है मिलिट्री पर्पस के लिए हमारे स्पेस एसेट्स यानी हमारी सैटेलाइट्स का बेहतरीन इस्तेमाल करना। तो अंतरिक्ष में हमारी ये आंखें और कान कौन हैं? इनमें कुछ खास सैटेलाइट्स शामिल हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट या TES जो नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करती है, रिसैट-2 जो हर मौसम में यहाँ तक कि बादलों के पार भी देख सकती है, और कार्टोसैट सीरीज जो हमें हाई रेजोल्यूशन मैप्स देती है। ये सभी हमारी मिलिट्री के लिए बेहद ज़रूरी जानकारी जुटाते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन मुख्य बातों पर जो हमने आज सीखी। हमने देखा कि 1932 में स्थापित हुई एयरफोर्स का एक शानदार इतिहास रहा है। इसका एक ड्यूअल मिशन है, देश की रक्षा और ज़रूरत पड़ने पर नागरिकों की मदद। इसका स्ट्रक्चर कमांड से लेकर सेक्शन तक एक क्लियर हायरार्की में बना है। इसके लोग 3 मुख्य ब्रांचेस फ्लाइंग, टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी में काम करते हैं। और आखिर में एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें सैटेलाइट्स और एक मॉडर्न फ्लीट शामिल है, आज इसकी असली ताकत है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेजी से बदल रही है, स्पेस एसेट्स और राफेल जैसे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का इंटीग्रेशन 21वीं सदी में इंडियन एयरफोर्स के रोल को कैसे बदल देगा? क्योंकि आने वाले कल की लड़ाइयां सिर्फ आसमान में ही नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे लड़ी जाएंगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।